हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम्स कोचिंग। मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं हिंदी व्याकरण के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज का क्विज नंबर 2। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एग्जाम्स कोचिंग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही एग्जाम से रिलेटेड वीडियोज आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी क्विज नंबर 2। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 26, पाप पुण्य में कौन सा समास है। देखिए, पाप और पुण्य के बीच में डैश लगा हुआ है और इसका अगर फैक्टर करते हैं तो पाप और पुण्य और आता है या फिर या आता है बीच में, पाप और पुण्य या फिर पाप या पुण्य। तो जब ऐसी कुछ कंडीशन होती है बीच में और या फिर या आता है तो वो समास होता है द्वंद्व समास। इसमें पाप और पुण्य में द्वंद्व समास है। नेक्स्ट, निम्न में कौन चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। देखिए, हिमांशु, राकापति, मृगांक, ये तीनों ही चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। तुरंग जो है वो एक घोड़े का पर्यायवाची है। तुरंग घोड़े का पर्यायवाची है। हिमांशु, राकापति, मृगांक तीनों चंद्रमा के पर्यायवाची हैं, लेकिन तुरंग जो है वो घोड़े का पर्यायवाची है। तो तुरंग चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट, त्योहार शब्द का तत्सम शब्द क्या है। देखिए, त्योहार जो है वो मैंने बताया था, तत्सम और तद्भव क्या होते हैं। तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत से हिंदी में आते हैं और ऐसे के ऐसे ही यूज हो जाते हैं, लेकिन तद्भव जो होते हैं वो हिंदी में आकर, संस्कृत के शब्द हिंदी में आकर वो चेंज हो जाते हैं। त्योहार जो है वो चेंज हुआ शब्द है जो कि तद्भव है, तो इसका तत्सम शब्द क्या होगा जो जैसे का तैसा ही यूज होता है, तो वो है तिथिवार। तिथिवार जो है वो त्योहार का तत्सम शब्द है। नेक्स्ट, मीठा अमरूद वाक्य में मीठा शब्द किस कोटि का विशेषण है। मीठा अमरूद वाक्य में मीठा शब्द किस कोटि का विशेषण है। देखिए, मीठा अमरूद, अमरूद की ये क्वालिटी, अमरूद का एक गुण है कि ये मीठा है। अमरूद का गुण है कि ये एक मीठा है, मीठा अमरूद है। तो ये जो मीठा है ये है गुणवाचक विशेषण, क्योंकि ये मीठा अमरूद का जो है वो गुण है। तो गुणवाचक विशेषण मीठा अमरूद में मीठा जो है वो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट, जिस छंद के पहले तथा तीसरे चरणों में, जिस छंद के पहले तथा तीसरे चरणों में 13-13 तथा दूसरे और चौथे चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं वह छंद कहलाता है। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, तो वो छंद क्या कहलाता है। तो वो छंद कहलाता है दोहा। दोहा में पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे यानी सम चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट, निम्न में से विमेल शब्द चयन कीजिए। विमेल शब्द का चयन कीजिए। सुमन, कुसुम, चमन, पुष्प। देखिए, सुमन, कुसुम और पुष्प ये तीनों ही फूल के पर्यायवाची हैं, लेकिन चमन जो है वो नहीं है, तो चमन बेमेल शब्द है। नेक्स्ट, वह कैसा व्यक्ति है जो अभी तक आया नहीं। यह किस प्रकार का वाक्य है। वह कैसा व्यक्ति है जो अभी तक आया नहीं। देखिए, 3 तरह के टेंस होते हैं, एक तो सरल, दूसरा संयुक्त और तीसरा मिश्र। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। सिंपल सेंटेंस वो होती है जो सिर्फ एक लाइन होती है और उसका एक मीनिंग होता है, सिर्फ एक लाइन होती है और उसका मीनिंग होता है, वो होते हैं सिंपल सेंटेंस, सरल सेंटेंस। दूसरे होते हैं संयुक्त, कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस वो होते हैं जिनके बीच में कुछ लगा होता है, जैसे और लग जाता है, जैसे राम स्कूल जाता है और वह स्कूल में पढ़ता है। राम स्कूल जाता है और वह स्कूल में पढ़ता है, तो बीच में लग गया और, तो दोनों जो सेंटेंस हुए, राम स्कूल जाता है वह स्कूल में पढ़ता है, इन दोनों का अलग अलग मीनिंग होगा, अलग अलग मीनिंग होगा, लेकिन वो हो जाएगा संयुक्त वाक्य। लेकिन वह कैसा व्यक्ति है जो अभी तक नहीं आया, इसका मतलब पहले सेंटेंस का जो मीनिंग है वो दूसरे सेंटेंस से जुड़ा हुआ है। जब तक हम दूसरा सेंटेंस नहीं लिखेंगे तब तक पहले सेंटेंस का मीनिंग पता नहीं चलेगा, तो वो होता है मिश्र सेंटेंस, मिश्र वाक्य यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसमें देखिए, जैसे वह कैसा व्यक्ति है जो अभी तक नहीं आया, तो वह कैसा व्यक्ति है, हमें नहीं पता कि वो कैसा व्यक्ति है, किस व्यक्ति की बात हो रही है। जब तक हम ये नहीं लिखेंगे जो अभी तक नहीं आया तब तक पता नहीं चलेगा कि वो कैसा व्यक्ति है। तो वह कैसा व्यक्ति है जो अभी तक नहीं आया, वो है मिश्र वाक्य। नेक्स्ट, उड़ती चिड़िया के पंख गिनने का अर्थ है। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना ये होता है अनुभवी होना, बहुत ही एक्सपीरियंस होना, किसी व्यक्ति को बहुत एक्सपीरियंस होना, उसके लिए हम कह सकते हैं कि उड़ती चिड़िया के पंख ये है जो गिन लेता है, ये जो है उड़ती चिड़िया के पंख गिन लेता है, तो उसको बोलते हैं अनुभवी होना। नेक्स्ट, युग का निर्माण करने वाला के लिए एक शब्द होगा। युग का निर्माण करने वाला के लिए क्या कहते हैं, युग निर्माता। युग का निर्माण करने वाला, युग निर्माता, युग का निर्माण करने वाला। नेक्स्ट, इस सहायता के लिए मैं आपका हमेशा अनुग्रहित रहूंगा। इस वाक्य में रेखांकित शब्द का शुद्ध रूप बताइए। इस सहायता के लिए मैं आपका हमेशा अनुग्रहित रहूंगा यानी आपका आभारी रहूंगा। आभारी, अनुग्रहित। अनुग्रहित को सही रूप में कैसे लिखा जाता है, तो वो लिखा जाता है
इस टाइप से, अनुग्रहित। आ ना पर छोटी की मात्रा, गा पर नीचे रा, और हा पर बड़ी की मात्रा और ता, अनुग्रहित। अनुग्रहित इस तरह से लिखा जाता है। ये अनुग्रहित गलत है, इसका सही रूप होगा अनुग्रहित। नेक्स्ट, प्रेम सागर के रचनाकार हैं। प्रेम सागर किसने लिखी थी? प्रेम सागर लिखी थी लल्लू लाल ने। प्रेम सागर के रचनाकार हैं लल्लू लाल। नेक्स्ट, रक्त है या है नसों में क्षुद्र पानी, जांच कर तू झीस दे देकर जवानी। इन पंक्तियों में कौन सा रस सृजित होता है? कौन सा रस इन पंक्तियों में कौन सा रस इसमें सृजित हो रहा है? तो इसमें हो रहा है वीर रस। ये वीर रस की बात हो रही है। रक्त है या है नसों में क्षुद्र पानी, जांच कर तू झीस देकर जवानी। नेक्स्ट, हिंदी में स्वर कितने होते हैं? हिंदी में स्वर वॉवेल्स जो होते हैं वो कितने होते हैं? इंग्लिश में तो 5 होते हैं, हिंदी में होते हैं 11, जो कि मैंने दिए हुए हैं। आ बड़ा आ, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री ए छोटा ए बड़ा ए, औ और आउ, ओ और आउ। अब देखिए इसमें जो येलो कलर के हैं ये हैं ह्रस्व स्वर। ये ह्रस्व स्वर 4 होते हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। तो ये ह्रस्व स्वर 4 होते हैं, बाकी जो होते हैं वो होते हैं दीर्घ स्वर। तो अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि ह्रस्व स्वर कितने होते हैं तो वो होते हैं 4, और दीर्घ स्वर कितने होते हैं तो वो होते हैं 7। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर दोनों को मिलाकर 4 और 7 दोनों को मिलाकर 11 टोटल स्वर होते हैं हिंदी में 11। नेक्स्ट, हिमालय से गंगा निकलती है, इस वाक्य में प्रयुक्त कारक विभक्ति है। हिमालय से गंगा निकलती है, इसमें विभक्ति कौन सी लगी हुई है? हिमालय से। मैंने बताया था आपको, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान के द्वारा अभिकरण में पे पर संबंध का की के और संबोधन हे वो अरे। तो ये हिमालय से कर्ता ने कर्म को करण से, तो करण जो है इसमें विभक्ति यूज हो जाएगी। हिमालय से कर्ता ने कर्म को करण से, हिमालय से, तो करण जो है उसमें यूज हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक मतलब जिसको हम बता नहीं सकते, अनिश्चित है वो, तो वो कौन सा सर्वनाम है? यह तो डेफिनेट है कि वो आपको बोल रहा है कि यह आप, ये भी डेफिनेट है, ये भी आपको बोल रहा है किसी चीज को, एक डेफिनेट चीज को बता रहा है। कौन, ये भी एक डेफिनेट है, लेकिन कोई का कोई अनिश्चयवाचक है, कोई का कुछ पता नहीं है कि वो कौन है, तो कोई जो है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? वो करते हैं बहुव्रीहि में। बहुव्रीहि में एक अलग ही उसका जो अर्थ आएगा, दोनों शब्दों को मिलाकर जो अलग अर्थ आएगा वो कुछ अलग ही होगा, उसका इस चीजों से कोई मतलब नहीं होगा। जैसे दशानन, 10 प्लस आनंद, 10 है जिसके सिर, तो वो होता है रावण। तो रावण जो है वो इसका एक अलग ही मीनिंग निकल कर आता है। तो बहुव्रीहि जो है दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं बहुव्रीहि में। नेक्स्ट, उत्कर्ष और जीवन के अभिन्न अंग है। उत्कर्ष और फिलप जीवन के अभिन्न अंग है, इसमें क्या आएगा? संघर्ष, अपकर्ष, विकर्ष या विमर्श। देखिए उत्कर्ष का विलोम शब्द जो होता है वो होता है अपकर्ष। उत्कर्ष और अपकर्ष जीवन के अभिन्न अंग है। उत्कर्ष मतलब किसी का प्रमोशन होना, अपकर्ष मतलब डिवोशन होना। उत्कर्ष यानी प्रमोशन और डिवोशन जो है वो जीवन के एक अभिन्न अंग है, तो अपकर्ष जो है वो उसमें आ जाएगा। नेक्स्ट, सरल विशेषण से भाववाचक संज्ञा निर्मित है। सरल विशेषण से, सरल जो है विशेषण है और इसकी भाववाचक संज्ञा जो बनाएंगे तो वो हो जाएगी सरलता। सरल विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनेगी सरलता। नेक्स्ट, जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर न ले जाया जा सके उसके लिए एक शब्द होगा। एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिल्कुल नहीं ले जाया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उसके लिए होगा एक शब्द स्थावर। वो एक स्थित है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया नहीं जा सकता। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य हमें छांटना है। आकाश बहुत विशाल है, आकाश बड़ा विशाल है, आकाश बड़ा ऊंचा है, आकाश दूर तक बड़ा दिखाई देता है। तो इसमें शुद्ध रूप जो है वो आकाश बहुत विशाल है, ये शुद्ध वाक्य है, आकाश बहुत विशाल है। नेक्स्ट, बरसात बिल्कुल ना होना कहलाता है। बरसात बिल्कुल नहीं होना वो कहलाता है अनावृष्टि। अनावृष्टि। अनावृष्टि जो है वो बरसात बिल्कुल ना होना कहलाता है, और बरसात बहुत ज्यादा होना वो कहलाता है अतिवृष्टि। अतिवृष्टि बरसात बहुत ज्यादा होना, और अनावृष्टि बरसात बिल्कुल ना होना। इनमें से कौन द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है? द्रव्यवाचक संज्ञा इनमें से कौन सी नहीं है? पानी, सोना, नदी या तेल। देखिए पानी, सोना और तेल जो है वो द्रव्यवाचक संज्ञा है, लेकिन नदी जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट, थोड़ा पानी देना इस वाक्य में थोड़ा कैसा शब्द है? थोड़ा पानी देना इस वाक्य में थोड़ा कैसा शब्द है? थोड़ा, तो थोड़ा है विशेषण, इसकी विशेषता बता रहा है कि कितना पानी देना चाहिए। थोड़ा पानी देना, पानी की विशेषता बता रहा है थोड़ा, तो थोड़ा जो है वो विशेषण है। नेक्स्ट, निम्न में से समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। समुद्र का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा नहीं है? तो जलधि, जलाशय, जलद या वारिद। जलधि, जलद और वारिद ये तीनों ही समुद्र के पर्यायवाची, लेकिन जलाशय जो है वो तालाब का पर्यायवाची है।
जलाशय तालाब का पर्यायवाची है, जलधि जलद और वारिद ये समुद्र के पर्यायवाची है। नेक्स्ट, वर्णों के मेल से जिस सार्थक वर्ण समूह का या ध्वनि समूह की सृष्टि होती है उसे कहते हैं। वर्ण अगर मिलकर एक समूह बनाते हैं, जो मिलकर वर्ण समूह, जिसे वर्ण समूह कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं शब्द। जैसे सा, आदा, बा और दा ये तीनों वर्ण हैं, इन तीनों को मिलाकर एक शब्द बना दिया गया है, तो उसको कहते हैं शब्द। दोस्तों ये था हिंदी ग्रामर के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज का क्विज नंबर 2। आगे भी इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एग्जाम्स कोचिंग को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।